वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और इस वीडियो सीरीज में हम कवर कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी टॉपिक्स इनके आने की संभावना है उनको होलिस्टिकली कवर किया जाए। साथ में उन टॉपिक से संबंधित यूपीएससी और यूपीपीएससी में यदि क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उनको भी यहाँ पर सम्मिलित करने की कोशिश की जा रही है। ये हमारा 47th डे पे पहुंच गए हैं हम। अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगी। एंड आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ में यूपी पीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओए, आरओ, बीईओ, इन सभी के लिए हमारे यहाँ क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इनको ज्वाइन कर अपने सिलेक्शन के चांसेस को डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही यूकेपीएससी, बीपीएससी और एचसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए भी क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। उनको ज्वाइन करके आप बेनिफिट ले सकते हैं और इससे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप इनमें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स ईजिली मिल सके। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स को नहीं कवर किया है, तो उसको देख लेते हैं। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है एंशिएंट और मेडिवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन कई बार कंपैरेटिवली कम देखे जाते हैं इन दोनों के क्वेश्चंस। तो मैंने प्रयास किया है, मैं क्या करने का प्रयास करूँगी कि जो भी एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उनको हम उठाएंगे और जिन टॉपिक से पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी प्रीवियस ईयर के, और उस टॉपिक को थोड़ा सा हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। ज़्यादा आपको एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब सब कुछ पढ़ भी लेते हैं लेकिन क्वेश्चंस इतने रैंडम और ऐसे पूछे जाते हैं कि उनका आंसर हमको नहीं पता होता है। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से एक प्रयास कर रही हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम कवर कर सकें। तो ये जो स्टोन एज है इससे भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसके प्रश्न हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक डिटेल समझ लें। देखिए, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, हम ह्यूमन सिविलाइजेशन देखेंगे और उसके बाद आगे जब ह्यूमन सिविलाइज्ड हो जाएगा तभी उसने किताबें लिखी, उसने ऐसी चीज़ें डेवलप की जिससे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज हमको प्रोवाइड होते हैं। लेकिन कहीं से तो शुरुआत होती है, तो वही शुरुआत हम मानते हैं स्टोन एज से। तो जब मानव सभ्यता स्टोन का प्रयोग कर रही थी, वो पाषाण, स्टोन की हिंदी क्या हुई, पाषाण, पाषाण का प्रयोग उसने शुरू किया, तो उसी एज को हम स्टोन एज कहते हैं। तो उसमें भी कुछ कुछ स्टेजेस हुई। पहली स्टेज थी जब उसने थोड़े से मोटे मोटे और रफ स्टोन्स बनाए, फिर थोड़े बेटर हुए और उसके बाद काफ़ी और ज़्यादा बेटर हुए। तो जब ज़्यादा बेटर हो गए तो मानव ने क्या किया, उसने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया कि स्टोन्स प्रॉपर हो गए तो मिट्टी की खुदाई भी कर सकते हैं, तो हम सेटल्ड लाइफ जीने लगेंगे। ठीक है, मैं आपको इसलिए ये कहानी सुना रही हूँ क्योंकि ये पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़्यादातर लोगों को, हमें ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती और काफ़ी बोरिंग लगती हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा समझ लेंगे तो ये बोरिंग नहीं लगेगा। तो उसी बेसिस पे डेवलपमेंट होता गया और हमने इसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इनसे जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, वो पूछे गए हैं इनकी साइट्स से संबंधित, जो हम देखेंगे कि कौन सा साइट हमें इंडिया का कौन से युग का देखने को मिलता है। तो इनके आपको ये ईयर्स लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है। बस एक आइडिया के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो पेलियोलिथिक एज है यानी कि पुरा पाषाण युग, ये हमारा 5 लाख से 10,000 BCE के लगभग आता है, और ये मीसोलिथिक एज 10,000 से 6,000 BCE और नियोलिथिक एज 6,000 से 1,000 BCE के लगभग आता है। BCE क्या हुआ, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, पहले हम लोग यूज करते थे AD और BC, लेकिन अब हम लोग ये नहीं यूज करते, अब हम लोग बिफोर कॉमन एरा यूज करते हैं और हम यूज करते हैं कॉमन एरा CE। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, ये हमने 3 डिवीजन देख ली। अब जो पहला वाला पेलियोलिथिक है यानी कि पुरा पाषाण युग, ये अपने आप में 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा।
वो क्या हो जाएगा, अपर, मिडिल और लोअर। इसको देख लेते हैं। पहले तो पेलियोलिथिक एज को सबसे पुरानी, सबसे पहली एज है तो ये ओल्ड स्टोन एज भी कहलाती है। इस समय पर भारत में जब पेलियोलिथिक एज, हमें भारत के संदर्भ में ही देखना है, तो हम देखेंगे भारत में ये डेवलपमेंट देखा गया था इस एज का प्लीस्टोसीन एज के, प्लीस्टोसीन पीरियड जो होता है उस समय पर ये पेलियोलिथिक एज भारत में हमको दिखाई पड़ती है। और ये इसका 3 भागों में विभाजन है। तो लोअर क्या हो गया, ये शुरू हुआ 5 लाख से लगभग 1 लाख बीसी तक चलता रहा। उसके बाद ये कब तक चला, 1 लाख से 40,000 बीसी तक, और उसके बाद 40,000 से 10,000 बीसी तक। ये थोड़ा देख लीजिएगा, बाकी इससे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना एकदम न्यूनतम है। वही निम्न, मध्य और उच्च हो गया। उसके बाद लोअर पेलियोलिथिक एज में कैसे लोग थे, तो लोअर पेलियोलिथिक जो है ये हमें पता है पेलियोलिथिक का सबसे पहला वाला युग है, ठीक है, सबसे पहला पार्ट है। तो इस समय पर मेनली वो हंटर्स थे लोग और फूड गैदरर्स थे। शुरुआत हो रही थी, तो शुरुआती दौर में वो व्यक्ति जो मानव थे वो ऐसे शिकार में और खाने की चीजों को संग्रह करने में लगे हुए थे। और इनके जो टूल्स थे उस समय पर इन्होंने जो शुरुआत की थी वो हैंड एक्सेस, चॉपर्स और क्लीवर्स जैसे टूल्स का इन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया था। और इसकी जो अब साइट है वो इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें तो थोड़ी समझने वाली हैं और इनसे क्वेश्चंस कम पूछे जाने की संभावना है, लेकिन लोअर पेलियोलिथिक की जो साइट है वो एक हमें मिली है बोरी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर हमको ये साइट मिली है। तो सबसे पहले लोअर पेलियोलिथिक की साइट कहाँ पर है जो मिली है, वो है बोरी, महाराष्ट्र, ठीक है। तो हमने बोरी से शुरुआत की है, लोअर पेलियोलिथिक की साइट हो गई। फिर हो गया लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का ये लोग प्रयोग करते थे टूल्स बनाने में। तो अभी जब शुरुआत करी टूल्स बनाने की तो वो एकदम रफ टूल्स बनाते थे और उसमें प्रयोग लाइमस्टोन का करते थे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये लोग किस चीज का प्रयोग करते थे, तो चूना पत्थर हो गया। उसके बाद मेजर साइट्स जो है इसको थोड़ा आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी रटने वाली चीज भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले सोन वैली और थार डेजर्ट के पास वाला क्षेत्र है। फिर कश्मीर, मेवाड़ प्लेन, सौराष्ट्र, गुजरात, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, नॉर्थ ऑफ कावेरी रिवर, बेलन रिवर इन यूपी, इन सारी जगहों से हमको मिलते हैं लोअर पेलियोलिथिक एज के साइट्स। तो ये सारे तो आपके एरियाज है, ऐसा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन जैसे भीमबेटका एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जो हमको आगे पेलियोलिथिक के एज में भी देखने को मिलेगी, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। उसके बाद हम देखते हैं मिडिल पेलियोलिथिक एज। इस समय पर टूल्स में हम देखते हैं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ। पेलियोलिथिक का ही ये सेकेंड पार्ट है। इसमें फ्लेक्स, ब्लेड्स, पॉइंटर्स और स्क्रैपर्स और बोरर्स जैसे टूल्स को यूज करने लगे। देखिए, हम टूल्स की ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी हमारा एग्जाम पास में है और इसकी डिटेल हमारे काम की नहीं है। तो कौन सा टूल किस शेप का होता है, कैसा होता है, ये हमें ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। बस आप एक बार इनके नाम देख लीजिए कि आपको थोड़ा पता हो। तो यहाँ के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं, बेलन वैली जो कि यूपी में है, लूनी वैली जो राजस्थान में है, सोन और नर्मदा वैली भीमबेटका में मिले हैं, तुंगभद्रा रिवर वैली में मिले हैं, पोटवार प्लाट्यू में मिले हैं जो कि इंडस और झेलम के पास है, और संघाव केव जो कि पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। तो यहां से हमको मिडिल पेलियोलिथिक एज के टूल्स मिले हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी और आपको एकदम अच्छे से याद करनी है वो मैं बता दूंगी। बाकी एक बार सारी चीजों को देख लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन बने अगर इससे, तो वो हमको पता होना चाहिए। अपर पेलियोलिथिक एज में हम देखते हैं एमर्जेंस होता है होमोसेपियंस का। ये पॉइंट याद रखिएगा कि होमोसेपियंस का उदय कब होता है, तो वो अपर पेलियोलिथिक एज में हमको दिखाई देता है। और इस समय पर कई सारे हमको बोन टूल्स दिखाई देने लगे। अभी लोग धीमे धीमे बना रहे थे तो उनको एकदम से समय के साथ उन्होंने रियलाइज किया कि हम बोन से भी टूल्स बना सकते हैं। तो ये बोन से टूल्स बनाने लगे, यानी कि कौन कौन से टूल्स इस समय पर यूज होने लगे, नीडल्स, हार्पून्स, फिशिंग टूल्स, ब्यूरन टूल्स, ये लोग यूज करने लगे। इसके अंतर्गत मेजर साइट्स कौन सी है, भीमबेटका फिर से है, बेलन वैली है, सोन वैली है, छोटा नागपुर प्लेट्यू बिहार में, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ईस्टर्न घाट्स और आंध्र प्रदेश। देखिए, इन स्थानों के नामों से आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ तक भारत में लोगों का विस्तार था, ठीक है। बाकी जो मेन जगहों के नाम है और क्या क्या उनसे रिलेटेड फैक्ट्स है वो भी हम देखेंगे और क्वेश्चंस में भी हम उनको डिस्कस करेंगे। फिर आता है पेलियोलिथिक, देख लिया हमने। अब हम देखेंगे मीजोलिथिक एज, यानी कि
मिडिल स्टोन एज, मध्य पाषाण युग। इस समय पर क्या हुआ कि जो लोग थे, अब एकदम से तो नहीं कि कुछ वर्ष आगे बढ़े और एकदम से वो एग्रीकल्चर करने लगे, धीमे धीमे परिस्थितियां परिवर्तित होंगी कि उनके टूल्स में धीमे धीमे इंप्रूवमेंट हुआ। और ये अभी भी क्या करते थे, हंटिंग करते थे, और ये फिशिंग करने लगे, फूड गैदर कर रहे थे इनिशियली, लेकिन बाद में धीमे धीमे इन्होंने एनिमल्स को पालना भी शुरू कर दिया और कुछ प्लांट्स भी इन्होंने कल्टीवेट करने शुरू किए। तो धीमे धीमे अगर हम जब भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आप ये सोचिएगा कि कोई भी चीज अगर हम हिस्ट्री में टाइम पीरियड है कि 300 से मान लीजिए 400 साल तक, तो ऐसा नहीं कि कोई भी चीज 300 साल में आकर एकदम से खत्म हो गई और 400 में आकर वो एकदम से शुरू हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो हमारी पढ़ाई के लिए और हमारी सुविधा के लिए ऐसे डिवाइड किया जाता है। कई बार हमें थोड़ा समझना होता है कि हम बात नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की कर रहे हैं और कोई भी चीज हमारी जिंदगी में भी एकदम से खत्म नहीं होती है। उसी प्रकार ऐसा नहीं था कि इन्होंने एकदम से डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया, धीमे धीमे परिस्थितियां बदली और इन्होंने डोमेस्टिकेशन शुरू किया और कल्टीवेशन प्लांट्स का शुरू किया। और एग्रीकल्चर जो देखते हैं उसका विकास हमें न्यूलिथिक एज में देखने को मिलेगा। तो पहला एनिमल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, पहला एनिमल कौन है जिसको डोमेस्टिकेट किया गया था, यानी कि पालतू जानवर के रूप में जो यूज हुआ था, वो जो कुत्ता होता है उसका एंसेस्टर था। इसके अलावा शीप और गोट्स का भी प्रयोग किया जाता था डोमेस्टिकेशन के लिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें देख लेना है। इसके अलावा उस समय पर हमें देखने को मिलता है कि जो भी डेड व्यक्ति होते थे उनको बरी किया जाता था कुछ फूड आइटम्स या फिर अन्य सामानों के साथ, जो हमें क्या दर्शाता है कि उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। ठीक है, तो ये सारे जो चीजें हैं हमको बताती हैं कि वो लोग ऐसी चीजों पर विश्वास करते थे। उसके बाद हम देखते हैं इनके जो टूल्स थे वो माइक्रोलिथ्स थे। माइक्रोलिथ का मतलब क्या हुआ, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, लिथ मतलब स्टोन, तो माइक्रो मतलब छोटे पत्थरों से वो अपने स्टोन्स को बनाने लगे। ठीक है, मतलब नॉट छोटे पत्थरों से, मतलब छोटे स्टोन्स बनाने लगे, पत्थर के छोटे स्टोन्स बनाने लगे। और इस समय पर इंसान ने कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। और कपड़े वो कैसे पहनते थे, एनिमल स्किन के कपड़े पहनने लगे थे। और हमें इसी एज में रॉक आर्ट का भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि उस समय पर हमको दिखाई देता है कि उनका जो रॉक आर्ट थी उसमें हंटिंग की सीन्स, डांसिंग की सीन्स, फूड कलेक्शन की सीन्स हमें पेंटिंग्स में ऐसा दिखा। रॉक आर्ट मतलब जो रॉक जो होते थे उस पर कुछ पेंट कर दिया गया है, ठीक है, उस पर कुछ कलाकृति कर दी गई है, बना दिया गया है, तो वही रॉक आर्ट हो गई। तो उस पर ऐसी सीन्स का निर्माण हुआ। तो अगर आपके सामने स्टेटमेंट में आ जाएगा तो आपको पता रहेगा कि ये मीजोलिथिक एज की बात हो रही है। अब इसके मेजर साइट्स कौन से थे, तो मोर और लेस वही साइट्स थे, ऐसा कुछ एकदम से अलग नहीं आ जाएगा, कुछ अलग होंगे कुछ सेम होंगे। इसमें जो मेजर साइट है वो एक बागौर राजस्थान का है। इसके बाद आदमगढ़ एक जगह है मध्य प्रदेश की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आदमगढ़ मध्य प्रदेश से हमको सबसे पहले एविडेंस मिलते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के, यानी कि जानवर पालने के जो एविडेंस है वो हमें स्टार्टिंग के एविडेंस, सबसे पहला एविडेंस कहाँ पर मिलते हैं, सबसे पहले आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। इसके अलावा भीमबेटका केव्स है जो कि मध्य प्रदेश में है, खरवार है, जावरा है, खटोतिया है, ये मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा सुंदरगढ़ संबलपुर उड़ीसा में है, इजुथुगुआ केरला में है, लंगनाच गुजरात में है, बिरहानपुर वेस्ट बंगाल में है। एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स की बोन्स होती थी जैसे कि राइनोसेरस, ब्लैक बक, ये हमें कहाँ से मिली है, लंगनाच नामक स्थान से। लंगनाच से आपसे स्टेटमेंट में आ जाएगा कि बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक राइनोसेरस एंड ब्लैक बक हैव बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम विच प्लेस, तो आपको क्या बताना होगा, लंगनाच। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा 780 पेजेस का क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, जो कि प्रीलिम्स 2023 के को फोकस में रखकर किया गया है, जो आपका 14 मई को होने वाला है। उसके लिए ये क्रैश कोर्स है स्पेसिफिकली, एंड इसको ज्वाइन कर आप डेफिनेटली अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिए और इन गिवन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर बाकी डिटेल्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नामक स्थान से प्राप्त हुई है। उसके बाद हम आते हैं नियोलिथिक एज में। नियोलिथिक एज का अगर हम देखें तो उस समय पर जो लोग थे वो उनके, आप समझ सकते हैं कि उनके जो टूल्स हैं वो और इम्प्रूव हुए होंगे। तो इन्होंने क्या किया, नीडल्स, स्क्रैपर्स, बोरर्स, एरोहेड्स, ये सारे टूल्स थोड़े और इम्प्रूवमेंट में
ये लोग बनाने लगे और इम्प्रूवमेंट के साथ। और अब इन्होंने कल्टीवेशन थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया था और इन्होंने क्या उगाया, इन्होंने उगाया रागी जैसे जो खाद्य पदार्थ थे उसको इन्होंने उगाना शुरू किया। उसके अलावा इन्होंने ऐसा नहीं था इन्होंने डोमेस्टिकेशन छोड़ दिया, डोमेस्टिकेशन तब शुरू हुआ तो धीमे धीमे वो विकसित होता गया और एग्रीकल्चर भी तब हल्का सा हमें देखने को मिलता है जो इस एज में आकर विकसित हुआ। कैटल और शीप और गोट्स का ये डोमेस्टिकेशन करते थे। और इसके साथ हम देखते हैं कि जब एग्रीकल्चर होने लगा, जब ये लोग खाद्य उत्पादन करने लगे, तो इनको किसकी जरूरत होगी कि उसको कहीं स्टोर करें। तो जब स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी तभी हम क्या देखेंगे कि पॉटरी क्या होती है, यानी कि पॉट का निर्माण क्यों करेंगे, जब हमारे पास चीजें ज्यादा हैं कि हम उनको स्टोर कर रख सकें। इसीलिए हमें इस पीरियड में किसका निर्माण देखने को मिलता है, किसका डेवलपमेंट, पॉटरी का। यहाँ पर देख लेते हैं। एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्शन के साथ लोगों को जरूरत पड़ी फूड ग्रेन्स को स्टोर करने की, साथ में अब उनको खाना पकाने के लिए भी कोई बर्तन चाहिए था। इसीलिए पॉटरी जो है इस पीरियड में उसके हमें साक्ष्य दिखाई देते। कैसे हम चीजों को रिलेट कर सकते हैं, आपको सिर्फ रटना नहीं है कि नियोलिथिक में पॉटरी दिखाई पड़ी, पॉटरी के साक्ष्य मिले। अगर आप समझ लेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा। उसके साथ ही जब एग्रीकल्चर कोई व्यक्ति करता है, अगर आप बताइए, अगर आपने कोई भी क्रॉप उगाया है तो ऐसा तो नहीं वो एक दिन में उगाएगा, उसको टाइम लगेगा ग्रो करने में। तो आपको कुछ समय के लिए उसका वेट करना पड़ेगा कि अगर आपने कोई क्रॉप उगाया है तो कम से कम 5-6 महीने आपको रुककर वेट करना पड़ेगा। तो क्या आप खाना बदोश जीवन जी पाएंगे? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा सेटल्ड होना पड़ेगा कि यहीं पर हम अपने खेत के पास रुक जाएं और यहीं पर रहकर जो भी खेती की है उसके फल का इंतजार करें। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं शुरू होती है सेटल्ड लाइफ। थोड़ी सी हमें शुरुआत देखने को मिलती है सेटल्ड लाइफ की, और जिससे क्या होता है, जो सिविलाइजेशन है, एक सभ्यता का विकास हो सके, उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे और ये चीजें अब आपको इतनी डिफिकल्ट नहीं लग रही होंगी। तो ये लोग रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउसेस में रहने लगे और ये जो हाउसेस होते थे ये मड और रीड्स के बने होते थे, यानी कि मिट्टी और सरकंडों से बने होते थे। आगे हम देखते हैं इस समय पर जो मेजर साइट्स हैं वो कौन सी हो गई, कोलडीवा, महागढ़, ये दोनों इलाहाबाद के साउथ में हमको देखने को मिलती है। और कोलडीवा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलडीवा वो जगह है जहां से हमको पहली बार राइस के साक्ष्य मिलते हैं। धान की खेती के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं, कोलडीवा से, जो कि इलाहाबाद के पास स्थित है। बाकी देखते हैं, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में जो स्थान है वहां से इसके कुछ साक्ष्य मिले। और जहां पर जो चीजें मिली हैं वो हम आगे अभी क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस करेंगे, तो आप अपने उनको नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। फिर बुर्ज होम कश्मीर में जगह है, बुर्ज होम और गुफ कराल, इन जगहों से हमें क्या मिलते हैं, हमें यहाँ से पिट ड्वेलिंग्स मिलती हैं। पिट ड्वेलिंग्स मतलब यहाँ पर ऐसे घरों के हमें निशान मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, जो लोग जैसे इग्लू बनाए जाते हैं वर्तमान में, उस तरीके से ये लोग कुछ बनाते थे और जमीन में गड्ढा खोदकर इनके घर होते थे। तो ये साक्ष्य कहां से मिले, बुर्ज होम और गुफ कराल से। उसके बाद तो ये पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये याद रखिएगा, दोनों ही स्थान हमारे कश्मीर में। उसके बाद चिरान बिहार में एक जगह है, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, मस्की, तक्कालकोटा, हल्लूर, ये कर्नाटका में जगह हैं जहां से हमें साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद बेलन वैली, ये जो है बेलन वैली ये लोकेटेड है नदर्न पार्ट में विंध्यास के और मिडिल पार्ट ऑफ नर्मदा वैली में इसकी लोकेशन है। आगे देखते हैं, देखिए चालकोलिथिक साइट्स के बारे में भी प्रश्न आ जाता है, तो उसको भी मैंने यहीं पर जोड़ दिया है। देखिए चालकोलिथिक का मतलब क्या हुआ, चालको आता है कॉपर से और लिथिक है हमारा स्टोन। तो ऐसी एज जहां पर हम जो टूल्स बना रहे थे उन्हीं पर बेसिस पर हमने बेसिकली इनका नाम रखा है। तो वो स्टोन प्लस कॉपर के हो गए। इससे पहले तक हम केवल टूल्स बनाने में स्टोन का ही प्रयोग कर रहे थे, अब हम स्टोन प्लस कॉपर का प्रयोग करने लगे। इसीलिए इस जो ये काल था, जो ये युग था, उसको हम चालकोलिथिक युग कहने। तो चालकोलिथिक साइट्स के अंतर्गत बेसिकली हम कुछ कुछ कल्चर्स डेवलप हुए कुछ कुछ अलग अलग एरियाज में भारत के, तो उन्हीं के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। आहार कल्चर डेवलप हुआ, ये बनास वैली के पास जो कि साउथ ईस्टर्न राजस्थान में है, वहां पर डेवलप हुआ। यहाँ से हमको राइस कल्टीवेशन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या आती है, उसके बाद आता है गिलुंद, ये भी आहार
जो जगह थी उसी के पास ये भी लोकेटेड है। और हम देखते हैं कि यहाँ से हमको स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री के साक्ष्य मिले हैं, गिलुंद से मिले हैं। तो याद रखिएगा, स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गिलुंद से। दाइमाबाद एक चालकोलिथिक साइट है, अहमदनगर महाराष्ट्र में। मालवा मध्य प्रदेश में एक चालकोलिथिक साइट है। देखिए, एक कायथा कल्चर डेवलप हुआ था मध्य प्रदेश में, यहाँ पर इसके आगे नहीं होगा। प्रोमिनेंट साइट्स हम अलग से बताएंगे। जो प्रोमिनेंट साइट्स थी इस समय की चालकोलिथिक एज की, उसमें चिरान, सिनौर, सोनपुर बिहार का, महेशदल वेस्ट बंगाल के आ जाते हैं। ये अलग पॉइंट होगा, इसी में इंक्लूडेड नहीं। ठीक है, ये हमारी चालकोलिथिक की एज की इंपॉर्टेंट साइट्स थी। इसके अलावा सोनगांव, इनाम गांव, नासिक, ये महाराष्ट्र में, यहाँ पर भी हमको चालकोलिथिक एज के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद नवादा डोली, ये नर्मदा वैली के पास स्थित है। ये लार्जेस्ट चालकोलिथिक सेटलमेंट हमें भारत में दिखाई देती है। नेवासा जोरवे महाराष्ट्र में स्थित है। एरन मध्य प्रदेश। ये सारे हमारे चालकोलिथिक साइट्स हो गए। देखिए, अब कौन से साइट से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं ये हम क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके माध्यम से करेंगे। तो आप अपने जो नोट्स अगर आप बना रहे हैं साथ में, तो उनके आगे उन क्वेश्चंस के पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली देख लिए कौन कौन सी साइट्स हैं। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, रॉबर्ट ब्रूस फुट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज अ। देखिए, कोई तो व्यक्ति था जिसने ये सारी चीजों को डिस्कवर किया। तो जो व्यक्ति डिस्कवर करता है उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा जानना पड़ता है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे जिन्होंने पहला पेलियोलिथिक एज का टूल भारत में डिस्कवर किया था। अब हमको ये बताना है ये कौन थे। ये जियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, पेलियोबॉटनिस्ट थे या फिर हिस्टोरियन थे। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था कि हमें ऐसे नहीं पता होता है, लेकिन इसका आंसर है जूलॉजिस्ट, यानी कि वे एक भूवैज्ञानिक थे। आंसर हमारा ए हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 एज सिस्टम है, यानी कि 3 युगों में डिवाइड किया गया है, स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन एज। तो ये जो 3 एजेस हैं, 3 युग हैं, ये डिवाइड किए हैं कोपेनहेगन म्यूजियम में जो कलेक्शन है उसके बेसिस पे। तो ये जो डिवीजन है किसके द्वारा किया गया था, बेसिकली ये पूछा गया है हमसे, उनका नाम बताना है, थॉमसन, ल्यूबिक, टेलर या फिर चाइल्ड। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, थॉमसन। थॉमसन के द्वारा ये दिया गया था। फिर ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखते हैं। कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द एक्सकवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगैन इन। देखिए, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कहाँ पर शुरू हुआ है? लोअर पेलियोलिथिक में, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक या फिर मीजोलिथिक पीरियड। आई होप आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे। वो मध्य पाषाण काल यानी कि मीजोलिथिक पीरियड था जब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हमको उसकी शुरुआत दिखाई पड़ती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन है कि मीजोलिथिक एज के कॉन्टेक्स्ट में एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड एट। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में पशुपालन के प्रमाण हमको कहां पर मिले हैं? लंगनाज में, बिरहानपुर में, आदमगढ़ में या फिर चौपानी मांडो में। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आदमगढ़ से हमको मिलते हैं। ठीक है, तो हमने साइट्स डिस्कस की है और यहाँ पर आपको इनसे पता चल जाएगा कि कहाँ से किस चीज की हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं। तो इनको आप अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं कि आदमगढ़, मीजोलिथिक एज और एनिमल डोमेस्टिकेशन के एविडेंस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। यानी कि हड्डी के औजार हमको किस स्थल से मिले हैं? चौपानी मांडो, काकोरिया, महादहा और सराय नाहर राय। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा महादहा। महादहा से हमको बोन इम्प्लीमेंट के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि हड्डी के औजारों के साक्ष्य कहां मिले हैं? महादहा से। फिर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इनको थोड़ा साथ में रटते हुए चलिएगा ताकि आप भूले ना कि हड्डी के जो टूल्स हैं वो कहां से मिले हैं? महादहा। फिर हम देखते हैं, ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट। यानी कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल ऐसे भी हमें एक जगह से साक्ष्य मिले। तो वो कौन सी जगह है? सराय नाहर राय, दमदमा, मादहा या फिर लंगनाज। तो यहां हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है दमदमा। ठीक है, तो 3 मानव कंकाल हमको कहां पर मिले हैं? दमदमा में। देखिए, दमदमा आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि जहां पर
सबकी दम घुट गया। ठीक है, जब 3 मानव कंकाल इसलिए हुए कि तीनों के दम घुट गए, तो हमें एक ही जगह तीनों के कब्र मिल गए। इस तरह से आप रिलेट करके दमदमा को याद रख सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। तो सीरियल्स यानी कि अनाज की खेती हमको इसकी शुरुआत कब दिखाई पड़ती है? तो ये शायद प्रश्न आपको आसान लग रहा हो, क्योंकि हमने ये सब डिस्कस किया है। सीरियल्स की खेती हमें सबसे पहले दिखाई देती है नियोलिथिक एज में। नियोलिथिक एज में हम देखते हैं कि खेती जो है सीरियल्स की वो प्रारंभ होती है। तो ये चीजें अगर आप थोड़ा समझ लेंगे तो इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं रह जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नवपाषाण युग, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ये प्रश्न में कहा गया है कि अर्लीस्ट एविडेंस जो मानव के हैं भारत में, वो कहाँ से मिले हैं? नीलगिरी हिल्स में, शिवालिक हिल्स में, नल्ला मल्ला हिल्स में, या फिर नर्मदा वैली में? कहाँ पर मिले हैं तो मानव के सबसे पहले साक्ष्य? तो सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं हमको नर्मदा घाटी से, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है अगले प्रश्न में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये देख लिया है। फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज, तो गेहूं था, चावल था, जौ था, या फिर जौर था? तो हमारा यहाँ पर जो पहला सीरियल जिसको व्यक्ति ने यूज किया उसके हमें साक्ष्य मिलते हैं, वो है हमारा बार्ले, यानी कि जौ वो पहला सीरियल हो जाएगा। तो ये सब ऐसा उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस अगर आप एक बार देख लेंगे तो आप इसको सही कर आ पाएंगे अपने एग्जाम में। ऑप्शन देखिए, यहाँ तक हमने क्वेश्चंस देख लिए हैं, अब हम बढ़ेंगे अपने करंट अफेयर के टॉपिक की तरफ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि एंशियंट हिस्ट्री का कंपैरेटिवली अभी तक जो देखा गया है, अब आगे पूछ लिया जाए तो उसका नहीं पता, उसका रेशियो कम रहता है। तो एंशियंट हिस्ट्री में अगर हम एक टॉपिक को लेकर इससे ज्यादा डिटेल देखने लगेंगे, और जब हमारे पास एग्जाम में ऑलमोस्ट 1 महीना रह गया है या उससे कम रह गया है, तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगी। इसीलिए इसको थोड़ा सा ही अभी रखते हैं, ज्यादा डिटेल में स्टोन एज की जाने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने देख लिया है, जो चीजें पॉइंट्स समझाने का मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए, इससे ज्यादा मेरे हिसाब से इसमें आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो और इससे डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जरूरत नहीं है। तो अब हम अपना करंट अफेयर का टॉपिक देखते हैं। मैं आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंशिएंट हिस्ट्री के, तो उनको करवाने का प्रयास करूंगी। तो अगला जो है हमारा करंट अफेयर का टॉपिक, वो है गुड फ्राइडे अग्रीमेंट। गुड फ्राइडे अग्रीमेंट अभी रिसेंटली न्यूज में था। ये क्या है गुड फ्राइडे अग्रीमेंट, ये क्यों न्यूज में था? जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, ये नदर्न आइलैंड गए थे, और ये जो गुड फ्राइडे अग्रीमेंट है इसके 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसको साइन किया गया था 1998 में। इसको नदर्न आइलैंड के कुछ फैक्शंस और ब्रिटेन और आयरलैंड की सरकारों के द्वारा साइन किया गया था 1998 में, और इसके माध्यम से 30 वर्ष तक जो वायलेंस चला था वहां पर, जिसको द ट्रबल्स के नाम से जाना जाता है, वो उसका अंत हो गया था। तो थोड़ा सा ये डिटेल है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि गुड फ्राइडे अग्रीमेंट जो था न्यूज में, वो क्या था। और एक चीज जो थोड़ी सी हमारे लिए जाननी जरूरी है, वो ये है कि नदर्न आयरलैंड जो है ये क्रिएट हुआ था 1921 में, जब आयरलैंड का पार्टीशन कर दिया गया था। तो आयरलैंड का पार्टीशन कब हुआ था, ये हमें इससे पता चल गया है 1921 में। और जो नदर्न आयरलैंड वाला सिस्टम था, जो पार्ट था नदर्न आयरलैंड वाला, ये यूके के हिस्से में रहा, और बाकी का जो आयरलैंड था वो उसको इंडिपेंडेंस मिल गई थी यूके से। और इसी की वजह से हम देखते हैं कि वायलेंस हुआ था, क्योंकि जो लोग यूके में रहना चाहते थे और जो लोग आयरलैंड को ज्वाइन करना चाहते थे, उन्हीं के बीच में ये सारी चीजें हुई थी। तो ये सारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमने ये करंट अफेयर का टॉपिक देख लिया। एक चीज और है, यूके और ब्रिटेन। यूके और ब्रिटेन के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या है वो। तो जो हमारा यूके है यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इसमें क्या क्या आता है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, प्लस एक चीज जो आती है वो नदर्न आयरलैंड। लेकिन जो ग्रेट ब्रिटेन है उसमें केवल ये 3 चीजें आती हैं, यानी कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ये केवल 3 चीजें किसमें आती हैं, ब्रिटेन में। और जब इसमें नदर्न आयरलैंड मिला देते हैं तो वो यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। अगर आपको पता हो, आपने रिसेंटली न्यूज देखी हो, तो स्कॉटलैंड में एक पाकिस्तानी ओरिजिन का व्यक्ति जो है वो उनको चुना गया है, और वो क्या डिमांड कर रहे हैं, किसके सपोर्टर है, कि स्कॉटलैंड को फ्रीडम मिल जाए ब्रिटेन से। ठीक है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा अभी चर्चा का विषय रहा है। तो वो जो लीडर है उनके नाम भी हम देख लेते हैं कि इनकेस अगर
उससे संबंधित कुछ प्रश्न आता है। तो इनका नाम हमजा यूसुफ है और ये किसकी डिमांड कर रहे हैं? इंडिपेंडेंस स्कॉटलैंड की। तो ज्यादा उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं और वर्तमान में जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक, वो भारतीय ओरिजिन के हैं। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है, तो इनके नाम भी याद रखिएगा। बाकी हमने आज डिस्कस कर लिया है, आगे हम एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को और कवर करेंगे। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो आप बता सकते हैं, कोई क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो भी आप पूछ सकते हैं। कमेंट कर मैं प्रयास करूंगी उसका उत्तर देने का। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो।